हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले अपना टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, जो कि बहुत इजी भी है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, बस एक नई चीज़ आ रही है। जैसे फर्स्ट लॉ में आई थी वही इनर्शिया था, इसमें एक नई चीज़ आएगी मोमेंटम। पहले तो हम बात करेंगे सिंपल की जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, पहली चीज़ क्या होती है हमारे पास, पहली चीज़ होती है कि हमें कोई भी फोर्स अप्लाई करनी है अगर, तो हम क्या देखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट का मास क्या है। जैसे मान लो अगर हम कोई भारी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसको अगर फेंकते हैं किसी के ऊपर तो उसका सिर बहुत अच्छे से फूटेगा, बहुत बढ़िया मजा आएगा। लेकिन अगर उस पर एक छोटा ऑब्जेक्ट हम फेंक रहे हैं, कम मास वाला ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। अब एक तो अब वो स्माइली वाली क्यूट सी बॉल उस पर फेंक रहे हो, लगेगा उसे या पिल्लो फेंक रही हो, कुछ भी वेट नहीं है, कुछ मास उसका है नहीं। आप क्या है, बस फेंका आपने, कुछ असर नहीं पड़ा। और एक आप उस पिल्लो की जगह पर एक ईंट उठा के फेंक रहे हो, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? होगा। बाकी इतना वायलेंस होना नहीं चाहिए लाइफ में, लेकिन ऐसा करके मत देखना, करके मत देखना। या करना हो ट्राई तो आप अपने आप पे कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं करना वो भी नहीं करना, सोचना भी मत, बिल्कुल नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल इतने भी नहीं होने चाहिए कि वो रियल लाइफ को रियल लाइफ में ना ही रहें, रियल लाइफ को रियल रहने ही ना दें। ठीक है, तो आगे चलें। वैसे इतना दिमाग तो होगा, क्लास 9th में हो। बाकी क्या बात मैं समझाना चाह रही हूँ कि फोर्स जो है हमारा डिपेंड करता है मास पे। कैसे कि मास ज़्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का अगर, तो जो है ज़्यादा उस पर असर पड़ेगा, उसे भी ऑब्जेक्ट पे अगर वो टकरा रहे हैं या फिर गिर रहा है उसके ऊपर, यही चीज़ होती है मास पे। दूसरा क्या है, दूसरा हो जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी, जैसे अगर मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, आपने वो कम स्पीड से जो है, जैसे एक कार चल रही है, एक तो कम स्पीड से स्लो एक कार चल रही है, उससे आप टकराए तो ज्यादा आपको चोट लगेगी, या फिर एक जो है कार बहुत तेज स्पीड से आ रही थी तो ज्यादा चोट लगेगी। पहली बात तो तेज स्पीड से अगर कोई कार आ रही है बचोगे ही नहीं, चोट लगने की तो बहुत दूर की बात है। बाकी अगर स्लो है तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको चोट लगे, फर्क पड़ता है। तो मतलब कि फोर्स जो है हमारी मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है, या बोलूं डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि मास ज्यादा है तो फोर्स ऑब्वियसली ज्यादा ही लगेगी दूसरे पर्सन पे, जिस जो भी मास हम ऑब्जेक्ट का ले रहे हैं, जिस मास जो है, जिस मास का ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं। बाकी वेलोसिटी देखेंगे, है ना। अब देखो अगली चीज देखते हैं, नेक्स्ट चीज क्या आती है कि यही दो चीजें, इन दोनों चीजों को देखते हुए न्यूटन जी ने हमें एक नया कंसेप्ट दिया, जो कि क्या था, मोमेंटम का कंसेप्ट। क्या दिया, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट दिया। मोमेंटम मतलब, मोमेंटम बेसिकली क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। किसका, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, मतलब मोमेंटम। अब देखो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो वही चीजें पढ़ेंगे कि मोमेंटम की यूनिट क्या है, मोमेंटम क्या हमारा जो किससे डिनोट कर रहे हैं हम उसे। ठीक है, मोमेंटम है क्या, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। पहली बात तो यही होगी कि मोमेंटम मास पे डिपेंड करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसकी मोमेंटम भी क्या होगी, ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा है तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा। लेकिन अगर मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम है, तो उसका ऑब्वियसली मोमेंटम कितना हो गया, कम हो गया। मतलब मास और वेलोसिटी दोनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम P से, तो P इज इक्वल्स टू mv, हमारे पास एक जो है फॉर्मूला निकल के आता है। इसी फॉर्मूला के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हमने करने हैं। ठीक है, अब देखो पहले हमें सेकंड लॉ पढ़ना है, पहले मोमेंटम समझ लिया क्या होता है, अब आती है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो पहले समझना जरूरी था ना मोमेंटम, क्यों, क्योंकि सेकंड लॉ के अंदर जो है आपको मोमेंटम आ गया। अब आपको पता नहीं होता तो करते कैसे, क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम साइन लगा लेते हैं, डायरेक्ट क्यों इतना बड़ा लिखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। जो भी फोर्स अप्लाई की गई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो क्या करते हैं हम कि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, जैसा हमने किया था अपने मोशन चैप्टर में। जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट की थी, हमने क्या किया था कि v2 माइनस हम u कर रहे थे, v माइनस u कर रहे थे कि इनिशियल वेलोसिटी
को हम माइनस कर रहे थे फाइनल वेलोसिटी में से, ऐसा कर रहे थे, और डिवाइड में रख रहे थे टाइम। क्यों? क्योंकि रेट की बात जब भी करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, कोई भी चीज है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड में टाइम लेते हैं और फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। वही चीज यहाँ पे हमने करनी है। किसका रेट ऑफ चेंज है? मोमेंटम का। तो यानी कि क्या हो जाएगा, अगर हम फाइनल मोमेंटम 2 ले लें, P2 ले लिया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनिशियल ले लेंगे 1, P1 हो गया। हम यही चीज करेंगे, P2 माइनस P1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है? फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है फोर्स के, ओ सॉरी F लिख दिया, फोर्स के, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये चीज बोली गई है। अब देखो आगे इसको क्या करेंगे, पहले P2 माइनस P1 हमें पता चल चुका है, हमें अब चीजों को बस फॉर्मूला पुट करना है और हमें अपनी इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। देखो P का फॉर्मूला क्या होता है, P का फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला है मास इनटू वेलोसिटी है हमारे पास। मास इनटू वेलोसिटी, देखो मास तो सेम रहेगा ऑब्जेक्ट का, चाहे मोमेंटम इनिशियल ले फाइनल ले सेम ही रहेगा, मास तो सेम रहने वाला है। तो मास हो गया, सिंपल मास लो, साथ में वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, फाइनल वाली है ना, क्योंकि फाइनल मोमेंटम ले रहे हैं, माइनस में मास सेम का सेम और वेलोसिटी इनिशियल वाली। इतना समझ आया? अब देखो डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा टाइम। क्यों आया डिवाइड में टाइम, हम क्यों ले रहे हैं ये, क्योंकि अभी हमने बात की है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है कि मोमेंटम में हमने विद रिस्पेक्ट में क्या लेना है, हमें टाइम भी लेना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डिवाइड में टाइम भी हमें लेना पड़ेगा। ये तो सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, हम ये किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन हमें क्या यहाँ पे दिया है, हमें यहाँ पे दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि ये लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखना ठीक नहीं है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम तो ये हो गया, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम असली ये है ना, और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। पूरा लिखना है, पूरा लिखा। अब क्या करेंगे, हमें दिख रहा है यहाँ पे मास जो है ये m जो है वो कॉमन आ सकता है, निकाल लो, कॉमन बाहर आ गया, v2 माइनस u हो गया। वैसे v1 मत लो, v1 ले लो तो भी ठीक है, बाकी v1 की जगह u भी ले सकते हो इनिशियल वेलोसिटी के लिए, है ना, तो आप u ले लो, ले ले u ले लेते हैं, फिर तो 2 लिखने की नीड भी नहीं है हमें। डिवाइड में क्या हो गया, t हो गया, ऐसा ही हुआ। अब आपको यहाँ कुछ चीजें जानी पहचानी लग रही होंगी, क्या, हमने मास पता है, हमें पता चल चुका है, हमें फोर्स पता चल चुकी है, लेकिन एक सेकेंड, ये v माइनस यू बाई टी कुछ देखा हुआ लग रहा है। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन का क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम होती है एक्सेलरेशन, वही हमें यहाँ दिख गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो ये किसके इक्वल है, v माइनस यू बाई टी, वो किसके इक्वल है, वो है इक्वल एक्सेलरेशन के, मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, ठीक लिखा है, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लगाते हैं, वैसे यहाँ पे लगाएंगे k लगा लेते हैं, ठीक है, क्या लगाएंगे k। अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन की जगह पे k इक्वल टू लग जाएगा और k m हो गया। अब इस k को मान सकते हैं कि k जो है 1 है, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, पहला मोमेंटम का फॉर्मूला, क्या था मोमेंटम का फॉर्मूला, उसका था हमारे पास p इज इक्वल्स टू m इनटू वेलोसिटी, यानी मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आई कि फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। आ गया समझ, हो गया जी क्लियर। क्या कह रहा है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स अप्लाइड की, कौन सी फोर्स जो है कितनी अप्लाई की गई है। अब इसके रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स देख लें, रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जब भी कोई आपने क्रिकेट अगर आप देखते हो तो उसमें जो है जब भी बॉल को कैच कर रहा है कोई पर्सन, वो क्या करता है, वो एकदम से कैच नहीं करता बॉल को, मतलब एकदम से कैच कर लिया बस, नहीं होता ऐसा। वो क्या करता है, धीरे उसको कैच करता है, धीरे धीरे वो ऐसे, मतलब ज़्यादा टाइम लेता है, वो धीरे धीरे हाथ को ऐसे नीचे लेके आता है बॉल कैच करते टाइम। ऐसा क्यों करता है, आपके बुक में डायग्राम दिया होगा उसमें देखो, ऐसा कुछ करता है वो, क्यों करता है,
क्योंकि हमने अभी फॉर्मूले में देखा था टाइम पे तो चीज़ें डिपेंड करती ही हैं। अगर हम टाइम कम करते हैं, अगर हम टाइम, देखो पहले तो बॉल कितनी भारी होती है, वो क्रिकेट बॉल होती है ना कितनी, एक तो भारी हो गई वो, और हमारे पास एक तो वेलोसिटी उसकी ज़्यादा हो गई, बैट्समैन ने जो जितनी फोर्स उसको वो हिट किया है तो वो कितनी ज़्यादा उसमें वेलोसिटी है, कितना ज़्यादा मास है, तो ऑब्वियसली उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। और मोमेंटम इतना ज़्यादा है, अगर हम टाइम कम लें, मतलब टाइम को हम जो है टाइम ज़्यादा लें, अगर टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, आराम आराम से उसका जो वेलोसिटी कम करते जा रहे हैं ज़्यादा टाइम लेके, तो क्या हो जाएगा, मास तो कम कर नहीं सकते लेकिन वेलोसिटी तो धीरे धीरे ऐसे कम कर सकते हैं ना। अगर हमने एकदम से ऐसे कैच कर ली, हमने सीधा हाथ को ऐसे आराम से वेलोसिटी कम नहीं की, तो वो हमें हर्ट कर सकती है, हमें बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, या चोट लग सकती है। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो आराम आराम से उसकी जो है वेलोसिटी कम करते हैं। यही कंसेप्ट वहाँ लगता है मोमेंटम का, ठीक है। तो मोमेंटम का हमें यही ध्यान रखना होता है, हमें क्या चीज़ें लेनी है, कैसे लेनी है, कैसे हमें रियल लाइफ में उसका यूज करना है। अब देखो, आप कहते हो साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ मानते हैं साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पसंद करते साइंस को। अब अगर आपको क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट में भी साइंस लग रही है, क्रिकेट में भी साइंस लग रही है। अगर उन्हें नहीं भी पता ना, कोई क्रिकेट खेलता है, उन्हें नहीं पता होगा अब तक कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पता चल गया आप क्यों कर रहे हैं, वही साइंस लग रही है। फिर आप कहते हो साइंस अच्छी नहीं है, साइंस हमें पसंद नहीं है, साइंस का कहीं काम नहीं है, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, साइंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके न्यूमेरिकल जो है हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। अभी के लिए बाय।